भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो प्रत्येक दिन बुलेट पॉइंट यानी वन लाइनर का सीरीज चल रहा है, उसका आज ये तीसरा चैप्टर है, संविधान की प्रस्तावना। तो आज शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। संविधान के जो निर्माताओं थे उन्होंने संविधान के प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है प्रस्तावना। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करना, मतलब कोई एक धर्म नहीं जहाँ सभी धर्मों का समान महत्व हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, हर एक धर्म का समान महत्व है, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। गणतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में नहीं हो। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर वंशानुगत, ये नहीं कि वो वहाँ का शासक थे फिर उनका बच्चा होगा फिर ऐसे ही चलता जाएगा, माने वंश के अनुसार चलता रहेगा, वैसा नहीं है। जहाँ पर वैसा नहीं रहता है उसको गणतंत्र राष्ट्र बोलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में बताया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। लोग चुनते हैं, हर एक 5 साल में चुनाव होता है, लोग अपना वोट देके जो यहाँ का शासक रहता है उसको चुनते हैं। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं अलग अलग, कहीं पर राष्ट्रपति होता है, तो उस तरह यहाँ पर वोट देके पब्लिक ही चुनता है, वंशानुगत नहीं होता है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण जो शब्द है वो भारत की उद्देशिका में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? जो कमजोर वर्ग हैं उसका कल्याण कैसे होगा, इसका प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों भारत को एक गणराज्य माना जाता है? क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्षों का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं है, इसलिए भारत को एक गणराज्य माना जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? कौन क्या क्या जो है वो किस देश से लिया गया है? ये सारा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से ही शुरू होता है, इसलिए यहाँ का जो लोग है पब्लिक, इसीलिए इसको सार्वभौमिकता कहा जाता है क्योंकि सभी का महत्व है। हम भारत के लोग यानी उसमें पूरे आ जाते हैं, कोई एक नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या क्या चीज़ का? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो 1950 में। तभी हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए ऑप्शन में 1947 भी दिया रहेगा, उसको टिक नहीं करना है। उसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य ये 1950 में ही बना था। 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब से ही एक प्रभुत्व संपन्न और प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है भारत। आगे कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की यानी कि जो संविधान लागू हुआ 26/1/1950 को, सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? उसमें वस्तुस्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जब संविधान लागू हुआ, तभी अभी पीछे भी पढ़ने के लिए मिला। और ये देखिए यूपी PCS मेंस में पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कितना बार पूछा गया है और बहुत सारा यहाँ नहीं दिया गया है और कई सारे एग्जाम में सेम पीरियड में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? संविधान में भारत का जो नाम है वो किन नामों से किया गया? तो भारत अथवा इंडिया लिखा गया है। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है और नीचे में हिंदुस्तान भी देगा, तो संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया से किया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन है, विचारों की स्वतंत्रता, जो लोग कुछ भी बोल देते हैं वो है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपने अपने क्या आपका विचार है वो लोग बोल सकते हैं, और विश्वास की स्वतंत्रता है, आप किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, वो खुद से कमाना पड़ता है, आपको कितना कमाना है, ये नहीं कि सबको जितना पैसा खर्च करते चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? उद्देशिका की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यहाँ इतना दिया गया है, यहाँ पर मेनली यूपी को ख्याल में रखा गया है, यूपी उत्तराखंड को ही दिया गया है, लेकिन पूरा ऑल इंडिया का और सारा जितने स्टेट का एग्जाम होता है सेंट्रल का, वहाँ काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका। इस संविधान का आत्मा किसको कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं। अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? वही ये भी क्वेश्चन है, तो एक बार किया गया है अभी तक। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितना बार संशोधन हुआ है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? एक बार ही हुआ, तो कब हुआ? तो 42वां संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और उसी में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। आगे और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या क्या की गई है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उसका व्याख्या किया गया है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1D को अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार है जो ये दोनों अनुच्छेद पढ़ने से प्राप्त होता है कि ये अधिकार है? तो एकांतता का अधिकार यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एकांतता का अधिकार। ये काफ़ी कम पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। 19(1) के डी और 21 को पढ़ने पर प्राप्त होता है कि एकांतता का अधिकार भी है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है कहीं से भी, तो लास्ट में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला लेके जा सकते हैं, इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। और है थोड़ा सा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका को माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा घुमा के बताया, सीधा नहीं बताया है, यहाँ वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय दिया गया था, यहाँ पर न्यायपालिका दिया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय आता है। निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। और भी कुछ प्रश्न हैं जिसको देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा और है। पाँच 10 प्रश्न है। कहाँ गायब हो जाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? तो अभी तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसी समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी धर्मों का समान महत्व है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17 में बताया गया है, यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत है, उन्मूलन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके उच्चारण का विरोध करता है? तो ये अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 में, जब भी अस्पृश्यता का अंत कितना भी उसके साथ शब्द जोड़ दे, घुमा दे, लंबा चौड़ा प्रश्न बना दे, लेकिन उसमें यदि ये लगा दे अस्पृश्यता का अंत, तो उसमें आर्टिकल 17 ही आंसर होगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन वही है, छुआछूत या अस्पृश्यता सेम ही है, आर्टिकल 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेम की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेम की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 19 में यहाँ पर दिया हुआ है प्रेम की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में बताया गया प्रेम की स्वतंत्रता के बारे में।
भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेम की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। इसमें अनुच्छेद 19 डायरेक्ट नहीं है, मतलब कोई आर्टिकल स्पेशल नहीं है, लेकिन 19 के 1 में अ में इसको वर्णित किया गया है, वहाँ पर पढ़ने पर आपको मिल जाएगा। और भी थोड़ा प्रश्न बचा हुआ है, पूरा क्लियर ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसके लिए आपको खुद मेहनत करके संपत्ति अर्जित करना पड़ेगा, यह अधिकार में नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है कि यहाँ पर आए और कुछ भी बोल के चले जाए। ये स्वतंत्रता विदेशी को नहीं है, ये जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा ऐसा अधिकार है जो विदेशी कोई भी आते हैं यहाँ पर, गैर नागरिक इंडिया का नहीं, उनको भी वो अधिकार है? वो है ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, यदि गलत होगा तो वो भी संविधान के अनुसार यहाँ पर उनका भी निराकरण होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू में पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। अच्छा, अब बौद्धों, जैनों, सिखों को तो करता है, लेकिन पारसियों को हिंदू के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये क्वेश्चन फर्स्ट बार देखा जा रहा है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति एक मौलिक अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन में संपत्ति का अधिकार भी देता है, तो उसी को टिक करना है। और थोड़ा सा प्रश्न बचा हुआ है, पूरा क्लियर ही है, एक तरह से कहने को है वन लाइनर पॉइंट, लेकिन बताया गया है सब कुछ डिटेल्स में। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? अभी देखे थे 42वें संविधान, यहाँ पर भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत बार घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन प्रश्न वही रहेगा। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी कहीं कहीं कानूनी अधिकार देगा तो वो होगा। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। जिस संविधान संशोधन में नागरिक के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासित किया गया, कि ये हिंदी में लिख दिया है क्वेश्चन, तो वही है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और थोड़ा बताया गया है वन लाइनर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार की परिभाषित करने की शक्ति देता है? यह अनुच्छेद 14 और 16 डी दिया हुआ है। बहुत बार जो टीचर लोग हैं बिहार में वो भी डिमांड करते रहते हैं, पुराने वाले नए वाले, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 14 तथा 16। और थोड़ा प्रश्न है यहाँ पर, देखिए एक दो ही है बस, कब खत्म है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? वही पूछ रहा है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था? तो 1976 में, 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, कब किया गया है? उपयुक्त सभी द्वारा, यहाँ भारत के संविधान के द्वारा 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार कारक है। ये सभी लोगों का कहना था कि बाल श्रम नहीं करवाया जाए, इसलिए सारा आंसर होगा। लास्ट में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो भारत के शासन का सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि जनता ही वोट करके सरकार को चुनता है, बनाता है। जनता जिसको चाहेगा उसको सरकार बनाएगा, और प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग से ही बात की गई है, इसलिए जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता में ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।